हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है साउंड चैप्टर का। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बातें की थी कि साउंड क्या होता है, साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है और मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, कि मीडियम में जो साउंड है वो ट्रैवल किस तरीके से करता है। तो अगर ये तीन टॉपिक यानी कि ये जो फर्स्ट लेक्चर है वो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे स्पिरिट साइंस चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पे जाइए, वहां पे साउंड नाम का जो प्लेलिस्ट है वहां पे जो फर्स्ट लेक्चर है उसको देखिए। यहाँ पे जो सेकंड लेक्चर है उसमें हमने बातें की है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एंड वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, कि हम अपने कानों से साउंड को कैसे सुन सकते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को हमने सेकंड लेक्चर में कवर किया है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, वहां पे जाइए, पहले ये दो लेक्चर देखिए और उसके बाद हम आज बात करेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होती है। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड के बारे में जानेंगे और नॉइज पोल्यूशन क्या होता है और नॉइज पोल्यूशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसके बारे में हम आज इस थर्ड लेक्चर में जानेंगे। तो आर यू रेडी बच्चा? तो चलिए देखते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड। वैसे तो कुछ बच्चों को ये जो टर्मिनोलॉजीज है, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है और टाइम पीरियड है, उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि इसमें इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। सो इट्स वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, पहले मैं सभी टर्मिनोलॉजी को, उसकी जो डेफिनेशन है उसको मैं रीड करूंगा, उसके बाद में मैं आपको अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आपके जो कंसेप्ट है वो पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद में हम फिर से उसी डेफिनेशन को रीड करेंगे कंसेप्ट्स के साथ। तो आपका जो टॉपिक है जिसका हमें मतलब निकालना है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हमारी टर्मिनोलॉजी है एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, पहले तो इसकी डेफिनेशन को हम ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पॉइंट, यहां पे क्या है, द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो हम यहां पे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहां हमारे पास है एक टोमेटो। ठीक है, ये टोमेटो नहीं है, आपको इसको इस तरीके से देखना है कि ये एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, ये एक पार्टिकल है एक सिस्टम का। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है उसको मैं एनर्जी प्रोवाइड करता हूं किसी भी तरीके से, चाहे ये जो है उसको मैंने एनर्जी प्रोवाइड की लाइक दिस, तो इसका क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ, उससे साउंड प्रोड्यूस हुई। तो इस तरीके से मैं ये जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता हूं। तो ये जो पार्टिकल है उसका बैक एंड फोर्थ मोशन होगा। ठीक है, तो जिसका बैक एंड फोर्थ मोशन होता है उसको ही हम वाइब्रेशन बोलते हैं। तो इसका क्या होगा, बैक एंड फोर्थ मोशन होगा। तो ये जो पार्टिकल है उसका क्या होगा, ये बैक मोशन होगा, यहां पे ये वापस आएगा, यहां पे ये फोर्थ मोशन होगा, ये वापस यहां पे आएगा। तो इसका क्या हुआ, बैक मोशन हुआ, ये फोर्थ मोशन हुआ। तो ये क्या कर रहा है, वाइब्रेशन है। ये क्या है, ये पार्टिकल जो है वो वाइब्रेशन कर रहा है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय पॉइंट। तो ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है जहां ये स्टेडी था, इसने वाइब्रेशन शुरू किया। तो द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय पॉइंट, कि ये जो पॉइंट है उससे इसने ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पार्टिकल, उसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। समझ आई चीजें, समझ आई चीजें? फिर से देखते हैं एक बार। ये जो है वो इस पार्टिकल का मीन पॉइंट है। ठीक है, यहां पे जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, मीन पॉइंट। यहां पे ये इस तरीके से पार्टिकल है, मैंने इस पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड करी, तो एनर्जी को इस पार्टिकल ने गेन किया और अब इसका बैक एंड फोर्थ मोशन शुरू हुआ। इसने क्या किया, बैक मोशन किया। ठीक है, तो यहां पे ये जो बैक मोशन किया और ये इसने जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो इस मैक्सिमम डिस्टेंस को ही हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। और इसने ये जो चीजें, ये यहां पे गया, वापस आया, यहां पे गया, यहां पे वापस आया, तो ये क्या हुआ, वन साइकिल कंप्लीट हुई वाइब्रेशन की। ठीक है, चलिए इसको हम एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि यहां पे ये जो है वो क्या है,
दिस इज पार्टिकल। तो इस पार्टिकल को जब एनर्जी मिलती है तो ये पार्टिकल यहां पे जाता है, बाद में ये वापस आता है, बाद में ये यहां पे जाता है, बाद में ये वापस आता है। तो ये वन साइकिल कंप्लीट हुई। तो ये पॉइंट से इसने ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर किया, इतना डिस्टेंस, ये मीन पॉइंट था, यहां पे ये मीन पॉइंट था, इसने इतना जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया उसको हम कहते हैं इसका एम्पलीट्यूड। समझ आई चीजें? फिर से एक बार डेफिनेशन को रीड करते हैं। जैसे कि हमने बताया था, द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। कि वाइब्रेशन जो बॉडी का हो रहा है वो उस पॉइंट से कितना मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करता है, उतने डिस्टेंस को उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्लियर? अब ये जो बेटा एम्पलीट्यूड होता है वो लाउडनेस ऑफ साउंड के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। अगर दूसरा इंक्रीज होगा तो पहला इंक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज होगा तो पहला भी डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से ये दोनों जो टर्मिनोलॉजीज है, एम्पलीट्यूड और लाउडनेस ऑफ साउंड, ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कि हमारे पास दो वॉइसेस है, दो वॉइस में एक जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा लाउड है, तो हम ये कहेंगे कि उस वॉइस का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ठीक है? तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। द टाइम फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। किसी भी पार्टिकल को वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। यहां पे ये जो पार्टिकल है उसको, ये जो मीन पोजीशन है इसकी, मैंने इसको क्या दी? एनर्जी दी। तो इसको एनर्जी देने से क्या होगा? इसका बैक एंड फोर्थ मोशन होगा। तो इसका ये बैक मोशन हुआ, ये वापस उसकी मीन पोजीशन पे आया। अब उसका क्या हुआ? फोर्थ मोशन हुआ, फिर वो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आया। तो ये जितना यहां पे बैक गया वापस आया, फोर्थ गया वापस आया, तो ये जो हुआ वो वन साइकिल हुई, उसको हम वन कंप्लीट वाइब्रेशन कहेंगे। तो इसको वन साइकिल ऑफ वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। फिर से डेफिनेशन को रीड करते हैं। द टाइम फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। अब आप कहेंगे कि सर यहां से ये जो है इसको एनर्जी मिली तो ये यहां पे गया वापस आया, तो इसको वन कंप्लीट वाइब्रेशन नहीं कहते, क्योंकि इसका सिर्फ बैक मोशन ही हुआ है। जब इसका बैक मोशन होता है, वापस आता है मीन पोजीशन पे, उसका फोर्थ मोशन होता है, फिर से मीन पोजीशन पे वापस आता है, तब जाके उसकी वन साइकिल ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट होती है। वन वाइब्रेशन साइकिल को कंप्लीट करने में इसको जितना टाइम लगता है उसे हम उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। अब हम जानेंगे थर्ड टर्मिनोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ साइकिल दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कंप्लीट इन अ 1 सेकेंड। कि 1 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी वाइब्रेशन की साइकिल को कंप्लीट करता है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है? तो ये जो पार्टिकल है वो 1 सेकंड में कुछ 1 2 3 साइकिल को इसने कंप्लीट की, तो उसको 3 को इसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो यूनिट है वो क्या है? हर्ट्ज है। तो इसने 1 सेकंड में अगर 3 कंप्लीट वाइब्रेशन साइकिल को कंप्लीट किया तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम 3 हर्ट्ज कहेंगे। समझ आई चीजें? 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन होते हैं उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो पिच के प्रोपोर्शनल होती है। अब आप यहां पे ये कहेंगे कि सर पिच और लाउडनेस क्या ये दोनों सिमिलर चीजें हैं? तो नहीं बेटा, लाउडनेस और जो पिच है वो दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है? दोनों सेम नहीं है। पिच और लाउडनेस दोनों डिफरेंट है, क्योंकि जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है और जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। समझ आई चीजें? जैसे कि हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक बड़ा सा ड्रम है। अगर मैं ड्रम को बजाता हूं, मैंने बजाया ड्रम को, तो ड्रम की साउंड कुछ ऐसी होती है। ओके?
और अब मेरे पास एक है विसल, और जो मैं विसल को बजाता हूं तो विसल की जो साउंड होती है वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो इन दोनों में जो पिच है वो किसकी ज्यादा होगी? हम कहेंगे कि सर विसल की जो पिच है वो ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो रोटेशन जो है, वो वाइब्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा करता है 1 सेकेंड में। तो यहां पे जो विसल की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती है, क्योंकि विसल की जो पिच है वो ज्यादा होती है। और यहां पे जो ड्रम की पिच है वो कम होती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू पिच। ओके, अब यहां पे एक और एग्जांपल है। जो बर्ड्स होते हैं वो जब अपनी वॉइस को निकालते हैं, और जब एक लायन होता है वो अपनी वॉइस को निकालता है, तो इन दोनों वॉइसेस में किसकी पिच ज्यादा होगी? यहां पे हमें पता है कि जो बर्ड की जो पिच होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है, और जो लायन की जो पिच होती है वो कम होती है, राइट? तो यहां पे फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? यहां पे जो बर्ड की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू पिच। और यहां पे जो लायन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, क्योंकि उसकी जो पिच है वो भी कम है, इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम होगी। पर यहां पे एक बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर हम यहां पे लाउडनेस की बात करें तो यहां पे जो लायन का जो वॉइस होता है उसकी लाउडनेस ज्यादा होती है। तो जो लायन होता है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा हो सकता है। तो अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो जो लाउडनेस है ऑफ लायन वॉइस वो भी ज्यादा होगी। पर यहां पे जो बर्ड में जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा? कम होगा, तो उसकी लाउडनेस भी कम होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पिच होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। ठीक है, समझ आई चीजें? तो ये जो चीजें है उसको समझ लीजिए कि एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू पिच। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब एक बच्चा जो छोटा सा होता है, जब वो लाफ करता है, जब वो हंसता है, और जब हम जैसे बड़े लोग हंसते हैं लाइक हा 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 हा, तो इन दोनों लाफ में क्या डिफरेंट होता है? तो जो बच्चे होते हैं उनकी जो वॉइस की जो पिच है वो ज्यादा होती है। तो हमें पता था फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू पिच, तो अगर पिच ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। और हम बड़े लोगों के केस में क्या होता है? जो पिच है वो कम है, अगर पिच कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, राइट? यहां पे हम एक और चीज को देखते हैं कि दोनों केसेस में जो लाउडनेस है वो हमारी ज्यादा हो सकती है। तो अगर लाउडनेस जो हमारी ज्यादा है तो जो हमारा वॉइस का जो एम्पलीट्यूड है वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। तो इस तरीके से बेटा कह सकते हैं कि लाउडनेस और पिच ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं कि दोनों को सेम समझ लेते हैं, ठीक है, और बाद में कहते हैं कि सर कंफ्यूजन हुआ। तो बेटा इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पिच एक अलग चीज है, जो बहुत छोटी सी आवाज होती है लाइक ये क्या हुआ? ये इसकी पिच हुई, ठीक है। और लाउडनेस जो है वो डिफरेंट होता है देन पिच। हमने अभी तक क्या पढ़ा? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, और टाइम पीरियड क्या होता है। रिवीजन कर ले एक बार, जरूरत है रिवीजन की। चलिए देख लेते हैं, तीनों को एक साथ समझेंगे ताकि जो तीनों के जो कंफ्यूजन है वो ना हो। फिर से टमाटर को लेते हैं एज अ पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल है उसको जब मैं एनर्जी प्रोवाइड करता हूं तो ये पार्टिकल का क्या होना चाहिए? बैक एंड फोर्थ मोशन होना चाहिए। तो मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, तब इसका जो है इसने शुरू किया ट्रैवल करना, इसका हुआ बैक मोशन। तो इसने वाइब्रेशन के दौरान जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया, यानी कि इतना जो डिस्टेंस कवर किया
मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया उसको इसका एम्पलीट्यूड कहेंगे। ओके, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना एम्पलीट्यूड हुआ, ये वापस आया, इसने फिर फोर्थ मोशन किया, ये वापस आया। तो इसने एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगाया उसको उसका टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, अब हमने कहा कि 1 सेकंड में ये कितने वाइब्रेशन करता है, तो 1 सेकंड में इसने 10 वाइब्रेशन किए लाइक दिस। ये 1 वाइब्रेशन, ये 2 वाइब्रेशन, ये 3 वाइब्रेशन, ये 10 वाइब्रेशन। इस तरीके से इसने 10 वाइब्रेशन किए 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में ये कितने वाइब्रेशन साइकिल को कंप्लीट करता है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पिच के प्रोपोर्शनल होती है और जो एम्पलीट्यूड होता है वो वॉइस की लाउडनेस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो बच्चा यहां पे ये जो टॉपिक है वो खत्म होता है। यहां पे हम आगे एक और टॉपिक को जानते हैं, ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड का मतलब क्या होता है? ऑडिबल का मतलब होता है कि ऐसा साउंड कि जिसको हम सुन पाते हैं। जैसे कि मैं यहां पे लेक्चर में कई बार बोलता हूं, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, क्या मेरी वॉइस आप सुन सकते हो, क्या मेरी वॉइस आपको सुनाई देती है? तो ऑडिबल साउंड सिंपली कहते हैं तो ऐसे साउंड को हम ऑडिबल साउंड कहते हैं जो हमें अच्छी तरीके से सुनाई देता है। ऐसा साउंड की जो हमें सुनाई देता है उसे हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। तो यहां पे जो ऑडिबल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 20 to 20,000 हर्ट्ज। यहां पे हमने ये बात देखी थी कि जो हर्ट्ज होता है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बिटवीन जो वॉइस होती है उसे हम सुन पा सकते हैं। तो हम कहते हैं कि वो ऑडिबल साउंड होती है। और ऐसा साउंड की जो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कम होता है उसको हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो कैच नहीं कर पाता। और जो 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है उसको भी हमारा ईयर्स कैच नहीं कर पाता। तो ऐसी साउंड की जो हमें सुनाई नहीं देती है, ऐसी साउंड की जो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है और मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है, जिसको हम नहीं सुन पाते, उसे हम इनऑडिबल साउंड कहते हैं। तो सिंपल चीजें हैं ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। अब हम ये देखते हैं कि नॉइज और म्यूजिक, इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंट होता है। मैंने कहा था साउंड और नॉइज में थोड़ा डिफरेंट है। साउंड ऐसे नॉइज को कहते हैं जो अनप्लेजेंट होती है। ऐसे साउंड को हम नॉइज कहते हैं जो साउंड अनप्लेजेंट होती है। अनप्लेजेंट से मतलब यह होता है कि ऐसा साउंड, ऐसा वॉइस की जो हमें सुनाई देता है तो इरिटेशन होती है। ठीक है, हम कहीं पे जाते हैं, हम जो फायर क्रैकर्स होते हैं तो क्या होता है कि जो दीपावली होती है, दिवाली होती है, वहां पे जो बच्चे पटाखे फोड़ते हैं तो बहुत सारे पटाखे अगर फोड़ देते हैं तो क्या होता है कि जो उसका जो वॉइस होता है, उसका जो साउंड होता है वो इरिटेटिंग होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा साउंड की जो इरिटेटिंग होता है उसे हम नॉइज कहते हैं। और जो म्यूजिक ऐसा साउंड होता है कि जो प्लेजरिंग टू ईयर्स होता है, कि हमारे कानों को अच्छा लगता है, धीरे धीरे स्मूथ म्यूजिक। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइज। नॉइज इज इन प्लेजेंट साउंड और जो म्यूजिक है वो प्लेजेंट साउंड है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नॉइज पॉल्यूशन। अभी हमने देखा कि नॉइज किसे कहते हैं, नॉइज पॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। जैसे कि हम ट्रैफिक में जा रहे हैं तो वहां पे बहुत सारा अननेसेसरी अनवांटेड साउंड है कि इतने सारे साउंड की जरूरत नहीं है, पर वो अनवांटेड और इरिटेटिंग है। तो उससे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसे नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो पॉल्यूशन है वो दिया हुआ है कि नॉइज पॉल्यूशन कैसे होता है। कि जो ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक में अगर हम जा रहे हैं और वहां पे जो साउंड होता है, जो ज्यादा अनप्लेजेंट साउंड होता है, जिसे हम नॉइज कहते हैं। तो जो हॉर्न का वॉइस होता है तो ये क्या है, इरिटेटिंग साउंड है, तो दिस इज नॉइज। जो फायर क्रैकर्स होते हैं उनका जो साउंड होता है वो कैसा होता है, लाइक दिस, ये अनप्लेजेंट साउंड है।
जो टेलीविजन होता है उसका जो साउंड होता है वो भी अनप्लेजेंट होता है। जब टेलीविजन का जो साउंड होता है उसको हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो वो अनप्लेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, नॉइज है। जो फैक्ट्रीज होती है, जो फैक्ट्रीज में मशीन्स होते हैं, तो उन मशीन्स का जो वॉइस होता है, जो साउंड होता है, वो भी अनप्लेजेंट होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉइज करता है। कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है हमारे घर के साइड पे, जो दूसरा घर बन रहा है, तो वहां पे जो ट्रैक्टर्स आते हैं, वहां से जो डिफरेंट डिफरेंट नॉइजेस आते हैं, जो अनप्लेजेंट होता है उसे हम नॉइज कहते हैं। ऐसा जो मतलब कि लाउड स्पीकर का जो साउंड होता है वो भी कई बार इनप्लेजेंट होता है, तो उसे हम नॉइज कहते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से, इन सारे नॉइज की वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है। और ये जो नॉइज पोल्यूशन है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, तो हम जो ट्रैफिक में जा रहे हैं तो वहां पे जो अननेसेसरी जो हॉर्न है उसको हमें नहीं बजाना चाहिए। जैसे कि हम जा रहे हैं और साइड में हॉस्पिटल है, वहां पे स्कूल है, तो वहां पे हमें जो अननेसेसरी हॉर्न है वो नहीं बजाना चाहिए क्योंकि उससे जो है वो नॉइज पोल्यूशन होता है, उससे लोग डिस्टर्ब होते हैं। जो फायर क्रैकर्स है उसको जलाना चाहिए, सही बात है, फेस्टिवल है, एंजॉय करना चाहिए, पर उसको किसी के घर के नज़दीक नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि उससे नॉइज पोल्यूशन होता है। उसे ऐसी जगह पे यूज करिए जहां पे जो एनवायरनमेंट वो ओपन हो, तो वहां पे उसको यूज करना चाहिए। जो टेलीविजन होता है उसका जो साउंड होता है उसको हमें बहुत कम रखना चाहिए, उतना रखना चाहिए एडिक्वेट कि हमारा जो ईयर है उसको प्लेजरिंग साउंड लगे, तो उससे जो है वो नॉइज पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं। जो फैक्ट्रीज होती है और ये जो मशीन्स होते हैं, तो फैक्ट्रीज को हमारे घर जहां पे हम रहते हैं उससे कई दूर उसको स्थापित करना चाहिए, तो उससे क्या होगा, जो नॉइज पोल्यूशन है वो नहीं होगा और जो पीपल है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। जो लाउड स्पीकर्स होते हैं उसका जो साउंड है उसको कम रखना चाहिए, या तो जहां पे जरूरत नहीं है उसको यूज करने की वहां पे यूज भी नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीजों को याद रख के, इन सारी प्रिकॉशंस को हम लेके हम जो है वो नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं या कंप्लीटली जीरो कर सकते हैं। और ये जो नॉइज पोल्यूशन है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो नॉइज पोल्यूशन से हमारी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब होती है, हमें एंजाइटी होती है। सबको नहीं होती, कुछ लोगों को होती है। एंजाइटी से मतलब होता है कि हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। जो हमें स्वेटिंग होने लगता है, हमें जो है वो अच्छा नहीं लगता, तो ये एंजाइटी हो सकती है नॉइज की वजह से। जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज हो सकता है नॉइज पोल्यूशन के होने से। जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। और अगर कंटिन्यूसली हम नॉइज के कांटेक्ट में रहे और नॉइज पोल्यूशन जैसे एटमॉस्फेयर में रहे, तो हमारे जो ईयर्स होते हैं उसका जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, हमें सुनाई देना भी कम हो सकता है। तो दीज आर दी हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इसीलिए हमें नॉइज पोल्यूशन को कम करना चाहिए, अननेसेसरी नॉइज को हमें अवॉइड करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। यहां हमारा जो साउंड चैप्टर है वो यहां पे कंप्लीट होता है। ये जो चैप्टर है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। अगर किसी भी टर्मिनोलॉजी में पता नहीं चलता तो उसकी पेन और पेपर पे उसको लिखना है, नोट्स तो बनाना ही है, और नहीं पता चलता तो उसको कंटिन्यूअसली उसको फिर से रिवाइज करना है वीडियो को। और अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल गिव द आंसर ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो बच्चा पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अच्छे मार्क्स को गेन करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। मिलते हैं एक नए और बेहतरीन चैप्टर के साथ। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे विद द इमेजेस और बहुत अच्छे से जानेंगे, बहुत अच्छे से नॉलेज को गेन करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चा, हमारे साथ बने रहिए।